जून 2025 तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज बताने जा रहा हूं कौन से ग्रह रहेंगे शुभ और कौन से ग्रह रहेंगे अशुभ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। तुला लगन, सूर्य से लेके केतु तक वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए शुभ हैं और वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए अशुभ हैं। ग्रह देखिए दो तरीके से काम करते हैं, एक वो जो हमारे जन्म के ग्रह हैं और दूसरे वो जो हमारे गोचर के ग्रह हैं। कंफ्यूज मत होइए। देखिए, ग्रह या तो शुभ होगा और या अशुभ होगा। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है, उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। खास तौर से अगर उसी ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो खास तौर से उस ग्रह का रत्न जरूर धारण करें। उससे संबंधित जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। उस ग्रह से संबंधित आर्टिकल्स को यूज करें। उस ग्रह से संबंधित उस रंग के कपड़ों को यूज करें। उस ग्रह की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को सोने के टाइम पे अपना सर उस दिशा में रखकर उस ऑस्पिशियस एनर्जीज को आप जो है एब्जॉर्ब करें। हर ग्रह की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं। जैसे सूर्य के लिए पूर्व दिशा है, जो अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट बोलते हैं, शुक्र का है। मंगल के लिए दक्षिण दिशा है, दक्षिण पश्चिम राहु केतु की होती है, पश्चिम दिशा शनि की है, उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की है, उत्तर दिशा जो है ये बुध ग्रह की है, और जो हमारा ईशान कोण होता है जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, बृहस्पति की दिशा है। तो अगर आपके वो ग्रह गोचर में भी शुभ और जन्म के भी शुभ है और उनकी जो दशाएं भी चल रही हैं, चाहे कोई सी भी दशा चल रही हो, ऐसे टाइम में उसकी दिशा को भी टैप करके सोने के समय उस तरफ आपका सराहना होना चाहिए और दिन के समय उस तरफ देखते हुए, जिसे हम फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रह जन्म का जो है वो तो शुभ है, लेकिन गोचर में वो अशुभ हो रहा है। यहां पर आपने उसका रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना। इतना समझ लीजिए कि वो चूंकि जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी शुभता में जरूर कमी ले आएगा, क्योंकि उस समय वो शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एक ग्रह जो जन्म से ही अशुभ है और गोचर में अब वो शुभ चल रहा है, चाहे उसकी आपकी जीवन के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, भूल कर भी जो ग्रह जन्म का अशुभ है उसका रत्न धारण ना करे। उसने केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। और जन्म का अगर अशुभ ग्रह है वो और गोचर में भी वो किसी राशि में अशुभ हो गया, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक। इसके लिए चेतावनी है आप लोगों के लिए कि किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसके उस समय के लिए उपाय जरूर कर ले, क्योंकि गोचर में भी खराब, जन्म का भी खराब, और अगर गलती से उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तब तो आपके लिए परेशानी का कारण और बड़ा बन जाएगा। तो हाँ, ये चार स्थितियां जरूर कॉम्बिनेशन याद रखिए। जन्म का शुभ, गोचर में शुभ, एक्सेप्ट करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इंतजार करिए। गोचर से जब वो दूसरी राशि में परिवर्तन करके शुभ राशियों में आ जाएगा तब उसकी मौज मस्ती लीजिए। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, बहुत प्रसन्न ना हो, केवल उसकी नेगेटिविटीज में रिडक्शन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का एक इंडिकेशन है। इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल तैयार रखिए। किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ये ग्रह आपको करवा सकता है। अब समझ लीजिए, जो ग्रह शुभ है उनके यूजुअली हम दान नहीं करते।
वो चीजें बॉडी के ऊपर अडॉप्ट करते हैं, चाहे उसका वो जेमस्टोन हो, चाहे वो एक उस रंग का कपड़ा हो, उसका कोई धातु हो, उससे संबंधित कोई खाने पीने की चीज हो, उससे संबंधित दिशा हो, उसको जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, जितना आप अपने बॉडी के साथ उसको एक अलाइन करेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जो ग्रह अशुभ है उस समय, चाहे वो जन्म के ही क्यों ना शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन गोचर में अगर अशुभ चल रहे हैं, उससे संबंधित आपको केवल और केवल धर्म कर्म के ही काम करने चाहिए। जैसे उस ग्रह के मंत्र जप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर अडॉप्ट ना करें। जेमस्टोन का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां पर उस रंग के कपड़े पहनने से भी अगर हो सके तो परहेज करना चाहिए, उन धातुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रहों को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर चोपड़ा, आप दूसरों की तरफ प्रिडिक्शंस में क्यों नहीं जाते, आप केवल शुभ और अशुभ क्यों बताते हैं? उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। देखिए, प्रिडिक्शन तो इसलिए फेल हो जाएंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक लगन का, चलिए कन्या लगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कन्या लगन के इस दुनिया के अंदर लगभग जो है वो 70 करोड़ लोग हैं। अब 70 करोड़ लोगों का कन्या लगन के अंदर एक सा उस महीने में प्रिडिक्शन हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह की अपनी महादशा चल रही है। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी की अंतरदशा दूसरी है, किसी का प्रत्यंतर दशा कुछ और है, किसी की सूक्ष्म दशा कुछ और है। जन्म क्योंकि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट है, तो शुभ और अशुभ की सीरीज इसीलिए आपके लिए स्टार्ट की गई है क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल है। आप अपने जन्म के ग्रहों से और उस साथ में चलने वाली ग्रहों की दशाओं से आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय आपके लिए कितना बड़ा खतरा है या कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एनकैश कर सके। इसलिए हम शुभ और अशुभ के ऊपर फोकस ज्यादा देते हैं, किसी भी और चीज के ऊपर फोकस उतना देना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका भी वेस्ट है वो टाइम, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में वो चीजें आपके साथ होंगी नहीं। होगा तो वो जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं करवाएंगी। गोचर का रोल तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा होगा तो 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो आपके मुख्य जो आपका फ्लो ऑफ प्लैनेट का एनर्जीज है वो ही मेजरली वर्क करेंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने उस महीने को बैलेंस करें। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे, 1 तारीख से 15 तारीख तक वृषभ राशि में और उसके बाद 15 तारीख से 30 तारीख तक मिथुन राशि के अंदर। और जो उनका गोचर 15 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक का है वो बेहद शुभ रहेगा। तुला लगन के अंदर 11वें भाव के स्वामी है, बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है, लाभ भाव होता है। ऐसे में जब ये अशुभ रहेंगे तो सूर्य के मंत्र जप करना, सूर्य को जल देना, गाय को भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर खिलाना बहुत शुभ रहेगा। उससे क्या है, सूर्य की अपनी नेगेटिविटीज जो है वो रिड्यूस्ड रहेंगी। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आदित्य हृदय सूत्रम का पाठ करें और मंदिर में गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें। इतना करना काफी है। लेकिन 15 तारीख के बाद जब ये अपनी शुभ राशि के अंदर आ जाएंगे, मिथुन राशि के अंदर, तब ये वहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में अगर वो जन्म के भी शुभ हैं, गोचर में भी शुभ हैं और उनकी दशाएं चल रही हैं आपके जीवन में, तो एक माणिक रत्न जरूर धारण करें, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जरूर पिएं, सुबह थोड़ी देर सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़े, ऐसा करना बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा एक खा लें स्वीट डिश की तरह, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। अंधेरे में ना सोएं, एक ऑरेंज कलर, संतरी रंग का बल्ब या एक पीला बल्ब जलाकर सोएं, बड़ा शुभ रहता है। तुला लगन के लिए अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं, वो है चंद्रमा। चंद्रमा मैं आपको हर वीडियो में बताता आया हूं कि हर 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन इस लगन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं वो, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी हैं।
और हर 2.5 दिन में उन्होंने अगर अपना गोचर करना है तो किसी भी एक आम आदमी के लिए उसको मॉनिटर करना कि वो कब शुभ है और कब अशुभ है बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम चंद्रमा के रेगुलर उपाय ही रिकमेंड करते हैं, जिसमें सरल उपाय होते हैं। चंद्रमा के मंत्र जप करें, यहाँ पर शिव भगवान की पूजा अर्चना करें, ओम नमः शिवाय के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें, शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध और जल जाकर चढ़ाए आए, वहाँ पर थोड़े से साबुत चावल के दाने चढ़ा दें। रात्रि के समय किसी गरीब बूढ़ी औरत को चाहिए आपको कि दूध, चावल, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, चांदी, कोई दवाई, कोई लिक्विड आइटम आप उसको डोनेट कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह भी 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले वो अपनी नीच राशि के अंदर, कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे 1 तारीख से 6 तारीख तक, और 6 तारीख से महीने के आखिर तक फिर वो सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। इनका जो पहला गोचर होगा 1 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक कर्क राशि में, ये तो बेहद शुभ है। लेकिन 6 तारीख से लेकर और फिर महीने के आखिर तक जब ये कुंडली के 11वें भाव में सिंह राशि के अंदर वहां पर गोचर करेंगे, तब ये प्योरली अशुभ रहेंगे। तो जब मंगल अशुभ है, ऐसे समय में उसके उपाय करना बेहद जरूरी हो जाता है। और उनके उपायों में सरल उपाय आपको बताऊंगा। मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद बांटें, गरीब छोटे बच्चों को जो मंदिर के बाहर या कहीं पर भी चौराहे पे खड़े होते हैं, उनके लिए आप अगर कोई कपड़ा या कोई फल, खास तौर से केले, अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। स्वयं आपको लाल रंग का प्रयोग नहीं करना, थोड़ा लंबा पीरियड चलेंगे, क्योंकि ये जुलाई में भी इसी राशि के अंदर ही गोचर कर रहे होंगे मंगल ग्रह सिंह राशि के अंदर, वहां पर भी ठीक नहीं रहेंगे। तो जून तो कम से कम आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि मंगल की नेगेटिविटीज किसी तरीके से रिड्यूस की जा सके। बात करते हैं अब हम बुध ग्रह की, और बुध ग्रह 3 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। वृषभ राशि में 6 तारीख तक रहेंगे, 6 से 22 तारीख तक। उसके बाद वो आपको दिखेंगे मिथुन राशि के अंदर, और फिर कर्क राशि के अंदर उनका गोचर हो जाएगा, जो 30 तारीख तक चलेगा, 22 तारीख से शुरू हुए। जो 1 तारीख से 6 तारीख तक का गोचर है, जिस वक्त वो वृषभ राशि के अंदर गोचर कर रहे होंगे, वो टोटली अशुभ है। लेकिन 6 तारीख से 22 तारीख तक और 22 तारीख से फिर 30 तारीख तक का जो गोचर है, ये बहुत शुभ रहेगा। और इसकी शुभता में और वृद्धि करने के लिए, अगर जन्म के भी बुध ग्रह शुभ है, गोचर में भी शुभ हो गए, और उनकी अगर दशाएं भी चल रही हैं, तो ऐसे में आपको एक पन्ना रत्न जरूर धारण कर लेना चाहिए। भाग्य भाव का स्वामी है यहाँ पर। दूसरा जो काम आप कर सकते हैं वो ये कि स्वयं बुध के मंत्र जप करें। बुध के मंत्र जप के साथ साथ दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, साबुत हरे मूंग दाल जो होती है, ये धार्मिक स्थल पर या किसी जरूरतमंद को जाकर आप डिस्ट्रीब्यूट करके आए। ऐसा करना मात्र बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति गोचर कर रहे हैं पिछले महीने चेंज होने के बाद। इस पूरा जून 2025 आपको वो मिथुन राशि में गोचर करते हुए दिखाई देंगे, और उनका ये गोचर पूर्णतः अशुभ रहेगा, और काफी लंबे समय तक अब वो इसी राशि में गोचर करेंगे। तो ये उपाय जो आपको बता रहा हूं, ये आगे तक आपने करने हैं। अगर आपने गलती से भी पुखराज रत्न धारण किया हुआ है, चाहे उनकी दशा ही क्यों ना चल रही हो और चाहे वो जन्म के शुभ ही क्यों ना हो, ऐसे समय में पुखराज रत्न धारण करना भी व्यर्थ जाएगा, बल्कि उसका नुकसान हो सकता है। तो उतार के रख देना चाहिए, पहला काम। दूसरा, पीली चीजों का प्रयोग ना करें। पीला भोजन भी बहुत ज्यादा डोमिनेंटली येलो ना हो, इस बात को इंश्योर करें। पीली चीजें आपने डोनेट करनी है। बेसन से बने हुए व्यंजन, बेसन से बनी हुई मिठाइयां, ये आप गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करें, देवी देवताओं के चरणों में जाकर चढ़ाकर आए। चने की दाल केले के पेड़ पर जाकर चढ़ाएं, केले के पेड़ को सींचें, वहां पर आप एक देसी घी का दीपक जलाकर आए, एक टुकड़ा हल्दी का रखकर आए। देवी देवताओं के चरणों में पीले फूल, पीले फल और पीली मिठाइयां, खासतौर से बेसन का लड्डू जरूर रखें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ आपको चाहिए कि बृहस्पति के मंत्र जप जितने आप कर सकते हैं उतने करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र
एटलीस्ट एक माला आप जरूर करें, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें जो इसके लगन के स्वामी भी हैं, ये 2 राशियों में आपको गोचर करते हुए दिखेंगे। मुख्य पीरियड उनका निकलेगा मेष राशि के अंदर कुंडली के 7वें भाव में, और आखिरी के 2 दिन जब वो अपने वृषभ राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे वो होंगे। वृषभ राशि उनकी स्वयं की राशि है, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बताता आया हूं कि ग्रह अपनी ही खुद की राशि के अंदर भी अशुभ फल दे सकता है। तो जब ये मेष राशि में रहेंगे 29 तारीख तक वो बहुत शुभ रहेगा, लेकिन उसके बाद जब वो कुंडली के अष्टम भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे वो गोचर बहुत खराब रहेगा। तो जब ये गोचर लगन के स्वामी का शुभ है, ऐसे में आपको उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। यहां पर लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, शुक्र के मंत्र जप करें, बहुत शुभ रहेगा। स्वयं आप यहां पर परफ्यूम, डिओड्रेंट या इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसको प्रयोग करके। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, नाक के जो दोनों छेद हैं इनको हमेशा साफ रखिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं। एक चांदी के कटोरी में दही भर के उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर खाएं, वो करना भी बहुत शुभ रहेगा। तो कुल मिलाकर शुक्र जो है वो 29 तारीख तक शुभ है और आखिरी के 2 दिन अशुभ रहेंगे। जब वो अशुभ रहेंगे तब उनके मंत्र जप के साथ साथ उनके डोनेशंस भी जरूरी हो जाएंगी, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके कौवों को खाने के लिए डालें। एक टुकड़ा पनीर का लेके उसके छोटे क्यूब्स करके कौवों को खाने के लिए डाल दें। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण के चरणों में जाकर या तो खीर का भोग लगाएं वहां पर, और या फिर मिश्री वाली डली चढ़ाकर आए। ऐसे में लक्ष्मी नारायण की आरती भी जरूर करें और शुक्र के मंत्र जप जितना कर सकते हैं उतना करें। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह जो है वो कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और अभी उनका ये पूरा साल और अगला साल भी इसी राशि के अंदर ही गोचर करते हुए दिखाई देगा, और ये बहुत शुभ गोचर है। 4थे और 5वें भाव के स्वामी 6ठे भाव में आ गए, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं तुला लगन वाले व्यक्ति को। अगर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं, या शनि जो है जन्म के भी शुभ हैं, तो यहां पर नीलम रतन तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा पहनने के लिए। नीले और काले रंग का प्रयोग कपड़ों में भी ज्यादा यूज करें, शनि के मंत्र जप करें, और शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में जाकर एक चौमुखा दीपक जरूर जलाकर आए। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलेगा। राहु ग्रह की बात कर लेते हैं। देखिए, राहु ग्रह गोचर कर गए हैं मई 2025 में अब कुंभ राशि के अंदर, और कुंभ राशि के अंदर जो उनका ये गोचर है, ये लगभग ये वाला तो पूरा साल तुला लगन वाले व्यक्ति को 5वें भाव में ही राहु दिखाई देंगे, और ये बहुत शुभ है। अगर आपके जन्म के भी राहु शुभ है, गोचर में भी शुभ हो गए, और किसी भी तुला लगन वाले व्यक्ति की राहु की ही दशा चल रही है, ऐसे में एक गोमेद रत्न तो जरूर धारण कर लेना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। साथ ही साथ सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें, राहु के मंत्र जप भी करें, उससे और लाभ मिलेगा आपको। पक्षियों को सतनाजा, 7 अनाज मिक्स करके आप उनके खाने के लिए वहां पर रख दें, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बाउल में पानी भरें और उस पानी को फिर अपना चेहरा देखने के बाद पक्षियों को पीने के लिए रख दें। ये सब चीजें छोटी छोटी करके राहु के बेनिफिट्स को हम और बढ़ा सकते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं केतु की, और केतु में हर वीडियो में बताता आया हूं कि अपने फल नहीं देता, जिसकी राशि में बैठता है उसके अनुसार फल देता है। तो उसके जो फल मिलेंगे इस वक्त वो मिलेंगे सूर्य जैसे, क्योंकि वह सिंह राशि में गोचर करेंगे पूरा महीना। और सूर्य 1 तारीख से 15 तारीख तक अशुभ है, और 15 से आगे फिर वो शुभ रहेंगे। ठीक उसी प्रकार केतु भी 1 तारीख से 15 तारीख तक अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे, और उसके बाद वो अपने शुभ रिजल्ट्स देंगे। केतु की अशुभता को कम करने के लिए और शुभता में वृद्धि लाने के लिए सड़क के आवारा कुत्तों को आपको चाहिए कि ब्रेड और दूध मिक्स करके फुटपाथ पे रख कर आए, उन्हें खिलाएं। किसी गरीब व्यक्ति को एक चितकबरा कंबल डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो किसी धर्म स्थान पे जाकर एक चितकबरा कंबल आप दान लेके आ सकते हैं। ऐसे में केतु के मंत्र जप करना बहुत शुभ रहेगा, और गणेश भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटे से सरल उपाय हैं जिन्हें करके हम केतु की नेगेटिविटीज को 100% रिड्यूस कर पाएंगे।
तो इस तरीके से हमने देखा सूर्य से लेके केतु तक वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शुभ हैं और कौन से ऐसे अशुभ हैं, और जो अशुभ है उसके मैंने आपको साथ के साथ उपाय भी बताए हैं। ये शुभ और अशुभ की जो सीरीज है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ग्रह का प्रिडिक्शन डायरेक्ट करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वो जन्म के ग्रह हमारे शुभ हैं या अशुभ हैं, गोचर में शुभ है या अशुभ है, किन ग्रहों की हमारे जीवन में दशाएं चल रही है, तभी हम प्रिडिक्शन में पहुंचेंगे। तो शुभ और अशुभ से आपको एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि आपको इस ग्रह का सामना किस तरीके से करना है, उसका फायदा किस तरीके से उठाना है, और अगर वो नेगेटिव है तो आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके चलेंगे और उसकी नेगेटिविटी को रिड्यूस करने के लिए जो बेहतर प्रयास आप कर सकते हैं वो कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करना। इसे चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।